नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा और मैं शुभांगी ठाकुर। दिन भर की खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इन दिनों छत्तीसगढ़ में ट्विटर कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है। बीते दिनों अमित जोगी ने कुछ अफसरों का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने इस पर खेद भी प्रकट किया था। वहीं आज एक बार फिर ट्विटर की चर्चा प्रदेश में शुरू हो गई। आज ट्विटर जिस मुद्दे के लिए ट्रेंडिंग में बना हुआ है, वो मुद्दा बीते कई दिनों से प्रदेश में सरगर्मी मचाए हुए है। दरअसल ये मुद्दा किसी और से नहीं बल्कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से जुड़ा हुआ है। आज सिंहदेव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का नाम अचानक बदल दिया और नया नाम डोंट लॉक जस्टिस कर दिया है। सिंहदेव के इस तरह नया नाम रखने के क्या मायने हैं, ये तो आप ही बेहतर समझते हैं। बहरहाल टीएस बाबा अभी भी दिल्ली में डटे हुए हैं। बाबा के समर्थकों को ये आस है कि आलाकमान 2.5 साल वाला फॉर्मूला लागू कर उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि कांग्रेस आलाकमान के बड़े नेताओं ने 2.5 साल वाले फॉर्मूले को पूर्व में भी सिरे से नकारते हुए कहा था कि भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब बाबा दिल्ली में भी अभी भी डेरा जमाए हुए हैं। प्रदेश में आगे क्या होगा ये तो समय ही जानता है, लेकिन बाबा का ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर डोंट लॉक जस्टिस रखना आज चर्चा का विषय बना हुआ है। एक चर्चा प्रदेश में और भी है कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा प्रदेश और देश में भी बना हुआ है। इस बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री आखिर दिल्ली में क्यों डटे हैं? श्रवण मास के अंतिम सोमवार को विश्व प्रसिद्ध विशाल शिवलिंग धाम भूतेश्वरनाथ गरियाबंद में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान शंकर के इस मंदिर में दूर दूर से शिव भक्त कांवड़ में जल कलश ले भोलेनाथ को जल चढ़ाने पहुंचे। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय गरियाबंद नगर से 3 किलोमीटर दूर ग्राम मरोदा में भूतेश्वरनाथ धाम स्थित है। इस मंदिर की विशेष मान्यता है। यही कारण है कि शिव भक्त यहाँ दर्शन के लिए वैसे तो वर्ष भर आते हैं, पर सावन में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस वर्ष सावन के अंतिम सोमवार भक्तों के अलग अलग रंग मंदिर परिसर में देखने को मिले। एक तरफ जहाँ कुछ भक्त जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक करने आए थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ भक्तों ने भगवान शिव का वेश भी धारण किया हुआ था, जो श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र रहा। कोरोना काल को देखते हुए मंदिर परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी विशेष रूप से मौजूद रहे। हम लोग क्या राजिम से जल लेकर आ रहे हैं और गरियाबंद के अवघड़िया ग्रुप से है भूतेश्वरनाथ जा रहे हैं। वहाँ जल चढ़ाकर भगवान शंकर को प्रसन्न करेंगे और ये मन्नत मांग रहे हैं कि दुनिया में जो कोरोना का जो संकट चल रहा है, पहला और दूसरा लहर के बाद तीसरा लहर ना आए, ये भगवान को प्रसन्न करके हम मन्नत मांगे हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया से यह चीज़ खत्म हो जाए। बोल बम जी। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हर साल आता हूँ। पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं आ पाया था, पर इसके बाद हर साल श्रावण मास के सोमवार में आता हूँ। किस तरह की आस्था है आप पर यहाँ? भोले बाबा के साक्षात यहाँ पर दर्शन होते हैं। जिस वर्ष नहीं हो तो मन में एक प्रचोट रहता है कि आ नहीं पाया करते। पूरे छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध स्थान कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? और प्रदेश में अल्प वर्षा की मार झेल रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा बयान दिया है। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ में खंड वर्षा हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दे दिया है। किसानों की फसलों को बचाने बांध से पानी छोड़ा जाएगा। गंगरेल बांध में केवल 39% पानी है। दुर्ग और बालोद जिले में कम बारिश हुई है। तांदुला कॉम्प्लेक्स अभी सूखा है, इसलिए आज से ही किसानों को नहरों में पानी मिलने लगेगा। खंड वर्षा के कारण हमारे किसानों को अब कहीं कहीं सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। 15 अगस्त को कल कार्यक्रम के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से किसान प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी और जनप्रतिनिधियों ने भी उनसे लगातार मांग की
कि अब जलाशयों से पानी छोड़ा जाना आवश्यक है। मैंने पहले कहा था कि दुर्ग बालोद जिले में वर्षा कम हुई है। मोंगरा तांदला कॉम्प्लेक्स में पानी लगभग बहुत कम है और एमआरपी में रविशंकर परियोजना गंगरेल बांध में भी पानी 39% ही है। बहुत ज्यादा पानी छोड़ने की स्थिति में हम नहीं है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए अभी मानसून का पूरा वक्त बचा है, वर्षा होगी, हमको सबसे पहले किसानों के फसल बचाने की आवश्यकता है। इसलिए तत्काल किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बांधों से बर्तनों से पानी छोड़ दिया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज सिंचाई विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के साथ हमने बैठक लिया है। आज ही निर्देश जारी किया गया कि जितना पानी अभी बांधों में है, किसानों की फसल बचाने के लिए तत्काल आज से ही पानी खेतों के लिए सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाए और इस निर्णय को आज की बैठक में अंतिम रूप दे करके पानी छोड़ने का निर्देश दे दिया गया। आज शाम से नहरों में पानी चलना प्रारंभ हो जाएगा। भाजपा ओबीसी वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने राजधानी रायपुर में आज ओबीसी वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक ली। इस बैठक के बाद के लक्ष्मण ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसका पलटवार किया। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई बैठक के बाद भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने प्रेस वार्ता लेकर बताया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ओबीसी वर्ग के हित में कई प्रशंसनीय कार्य किए गए हैं। इनमें कुछ ही दिन पहले जारी हुई ओबीसी बिल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके तहत देश भर के ओबीसी वर्ग के लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में 37% ओबीसी वर्गों को भी शामिल किया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर भी बड़ा बयान उन्होंने दिया है और कहा है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार ओबीसी आरक्षण के नाम पर धोखा दे रही है। ये मोदी जी का ये सोशल जस्टिस के नाम पर आज पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, महिला हो और हमारे माइनॉरिटी हो, आज आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार है उनके लिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, आज तो ये नारा को सबका प्रयास से ये नवभारत निर्माण के अंदर सभी लोगों को जोड़ना, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी से मुमकिन हो। ये चीज़ों को लेकर हम पूरा देश भर ओबीसी मोर्चा मंडल स्तर से लेकर गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर किस तरह मान सम्मान मोदी जी सरकार में आज पिछड़ा वर्ग को मिल रहा है, किस तरह ये कांग्रेस पार्टी और अन्य क्षेत्र दल धोखा देते आई हुए, ये सब बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, जन तक जाएंगे और जागृति करेंगे। आपको सही में अगर पिछड़ा वर्ग के लिए हित के लिए काम करना है तो आज बघेल जी सरकार है, आपको पूरा पावर दिया गया है। आप जो कोर्ट में जो खारिज हुआ उसको आज राजनीतिक दौर से आज असेंबली में फिर दोबारा अब उसको प्रस्ताव करके पारित करके आरक्षण भी दिया जा सकता। सरकार के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि 15 सालों तक प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, लेकिन उनके द्वारा दिखावा तक भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दिखावे की राजनीति नहीं करती है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में पूर्व में ही हेड काउंट के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। राशन कार्ड निर्माण के समय हेड काउंट के काम लगभग पूरे हो चुके हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही फैसला ले लिया था। वहीं यह भी कहा है कि इसे लागू होने के बाद देश में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर होगा। अब हम दिखावा कर रहे हैं, इसको तो उन्होंने कह दिया। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की छत्तीसगढ़ में हुकूमत थी, उन्होंने दिखावा करने की भी जरूरत क्यों नहीं की? कांग्रेस कभी दिखावे की राजनीति करती नहीं है। हिंदुस्तान के संविधान को निर्माण करने वाली कोई संस्था है तो कांग्रेस है। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। अभी आरक्षण की नई परिभाषा जो लगातार अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार से की जा रही है, छत्तीसगढ़ में वो थोड़ा सा भिन्न है। हेड काउंट के निर्देश छत्तीसगढ़ में पूर्व से ही दिए जा चुके हैं। नंबर 1, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने लगभग जब राशन कार्ड बनवाया था
तब भी हेड काउंट का काम लगभग छत्तीसगढ़ में ओबीसी का हो चुका है नंबर 2। इधर राजधानी रायपुर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की सुविधा जल्द शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए जिला अस्पताल पंडरी में पोस्टमार्टम गृह के बिल्डिंग तैयार कर ली गई है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए इक्विपमेंट खरीदने की भी तैयारियां चल रही है। बता दें, राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते प्रतिदिन 12 से 15 शवों का पोस्टमार्टम ही हो पाता है। साथ ही समस्या के चलते दूर दराज से पहुंचने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पोस्टमार्टम की समस्या को देखते हुए लंबे समय से जिला अस्पताल में सुविधा शुरू करने की मांग की जा रही थी। इसके लिए अनुमति भी दिया गया था, लेकिन शुरुआत नहीं हो पाई थी। बढ़ती समस्या को देखते हुए जल्द ही जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की सुविधा लोगों को मिलने वाली है। हमारी बिल्डिंग रेडी है, सिविल ने भी वर्क कर कंप्लीट दे दिए हैं, डॉक्टरों की भी ट्रेनिंग हो चुकी है और अभी की डेट में एटॉप्सी टेबल का हमारे इशू था, जिसको हम लोग अभी टेंडर लगा दिए हैं। विद इन वीक टेंडर अगर जारी होता है तो एटॉप्सी टेबल अगर मिल जाएगा तो हम अभी स्टार्ट कर देंगे उसको। तो मंथ की एंडिंग में हमारा स्टार्ट होने का फुल चांसेस है। हम लोग अभी रिक्वायरमेंट बना के दिए हैं स्टेट में स्वीपर्स के लिए और जो सफाई कर्मी उनके लिए, ताकि राउंड द क्लॉक हमारा प्रॉपर चैनलाइज हो सके। बता दें कि भवन तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी इक्विपमेंट खरीदने की तैयारी चल रही है। साथ ही स्टाफ की भर्ती नहीं हुई है। मरचुरी में 6 बॉडी डीप फ्रीजर अवेलेबल है, लेकिन अभी एटॉक्सी टेबल नहीं है। तमाम जरूरतें अभी भी पूरी करनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि खाली पड़े पदों पर भर्ती कब तक होती है और लोगों की समस्या का हल कब तक होता है। कैमरामैन टिकेश्वर साहू के साथ VIP न्यूज से पद्मा कुलदीप। दिव्यांग पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ की हड़ताल 26वें दिन भी जारी है। अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब में परिजन धरना दे रहे हैं। परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि नियम को शिथिल करते हुए सभी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। हमारे संवाददाता ने परिजनों से बातचीत की। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से दिव्यांग शिक्षक के जो परिजन हैं वो बूढ़ा तालाब में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, तमाम जो उनके परिजन हैं वो बूढ़ा तालाब में हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो कुछ लोग हैं उनसे ही जानते हैं। 26 दिन हो गए, आखिर सरकार आप लोगों की मांग क्यों नहीं पूरी कर रही है? सर, हम लोग दिवंगत पंचायत शिक्षक के आश्रित हैं और हम लोग हमारी सिर्फ एक सूत्री मांगे अनुकंपा नियुक्ति। और हम लोगों का आज 26वां दिन है, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। अभी तक शासन प्रशासन के प्रतिनिधि अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचे हैं। हमें ये तो नहीं मालूम कि शासन मांग पूरा क्यों नहीं कर रही है। जब प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और हमको बुलाया जाएगा तब तो हमें पता चले कि किस टाइप से शासन हम लोगों की अनुकंपा नियुक्ति की मांग को कर रही है। और हमारे में जो नियम शिथिल करने की जो मांग चल रही है कि नियमों को शिथिल किया जाए, तो अन्य विभागों में भी नियमों को शिथिल करती हुए अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। तो हम भी ये चाहते हैं, हमारी जो विधवाएं बहनें हैं वो हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारी भी योग्यता अनुसार जिसकी जैसी योग्यता है उस आधार पे अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने अनुकंपा संघ से जो वादा किया है उस वादे को याद करते हुए, याद दिलाते हुए हम लोग सब बहनें यहाँ धरना पे बैठी हुई है। और जब तक अनुकंपा नियुक्ति की मांग नहीं होती पूरी, तब तक हम यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। इन 26 दिनों में क्या क्या परेशानियों का आप लोगों का सामना करना पड़ रहा है? खासतौर इन 26 दिनों में हम लोग को बहुत परेशानियों का सामना करल पड़ी से। हम बरसात पानी में मच्छर, सांप, बिच्छू के वो में बैठे हैं और खाए पिए भी बहुत समस्या है। लोग लइका छोड़ के आए हैं, हमारे लोग लइका मन का खात होही ये हमारे लोग खुद पता नहीं है। और हमारे अभी खाए पिए के बहुत दिक्कत है। सरकार बोलते कि मैं संवेदनशील हूँ, तो कदे दिन अपन संवेदनशीलता दिखाही, कदे नारी मन कदे दिन न्याय मिलही। मैं यहाँ सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि जल्दी अपन संवेदनशीलता दिखाए, बस बोलत बस मत रहा है। और कुछ परिजन उनसे ही बात करेंगे। आप बताइए, आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से ताकि आप लोगों की मांग जल्दी पूरा हो? सर, मैं यही अपील करना चाहूँगी कि हम लोग 27 दिन से यहाँ पे बैठे हैं और सब यहाँ पे महिला हैं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से आई हैं अपने छोटे बच्चों को छोड़कर। हमारी एक ही मांग है अनुकंपा नियुक्ति की योग्यता अनुसार। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वह एक बहुत ही संवेदनशील सरकार है और नारियों के लिए नई नई योजना बनाती है, तो हम महिलाओं को क्यों वो अनदेखा कर रही हैं। तो मैं उनसे यही विनती करती हूँ कि हम लोगों के लिए जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करें।
देख सकते हैं तमाम जो शिक्षक के परिजन हैं वो लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग है उसको सरकार पूरा करे। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वीआईपी न्यूज़ नया चैनल शुरुआत आज हो रहा है। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर जिले में लंबे समय से एक ही थाने में जमे थाना प्रभारियों पर जल्द ही गाज गिर सकती है। रायपुर एसएसपी अजय यादव लगातार रिव्यू बैठक कर थानेदारों की परफॉर्मेंस का आकलन कर रहे हैं। पेंडिंग केस से लेकर मामलों के निपटारे में थानेदारों की भूमिका और शिकायत भी पैमाने पर परखी जा रही है। साथ ही समन्स वारंट की तामीली और क्षेत्र में थानेदार के सहभागिता को भी रेखांकित किया जाएगा। इन सब से हटकर लाइन में खड़े थानेदारों को भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा बड़े सब डिवीजनों और थानों में काम कर चुके थाना प्रभारियों की छुट्टी भी लगभग तय है। रायपुर एसएसपी अजय यादव को कार्यभार संभाले लगभग 13 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उन्होंने अपने स्तर पर थाना प्रभारियों के कामकाज का बंटवारा नहीं। जो स्थिति पूर्व एसपी के कार्यकाल में चल रही थी वैसे ही अब तक चलता आ रहा है। इसके कारण करीब आधा दर्जन से अधिक थानेदार एक ही थाने में जमे हुए हैं। वहीं एसएसपी अजय यादव ने भी बड़े फेरबदल के संकेत दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि जिले में जितने भी थाने हैं सबकी समीक्षा की जा रही है। इसके साथ थानेदारों की समय अवधि कितनी हो गई है वो भी देख रहे हैं। कई थाने हैं जिनके परफॉर्मेंस खराब है। समय अवधि बताना उचित नहीं, लेकिन समीक्षा करके जैसा भी होगा कार्रवाई करेंगे। जितने भी जिले में थाने हैं और यातायात है सभी के परफॉर्मेंस की समीक्षा की जा रही है। लास्ट 14 तारीख को भी एक बैठक ली गई थी, उसके पूर्व में एक बैठक ली गई थी जिसमें थानों के पेंडिंग शिकायत, लंबित शिकायत सभी के निकाल के निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देश का कितना पालन हो रहा है वो भी हम लोग देख रहे हैं। उसके साथ साथ जो पेंडेंसी निपटारा करने की जो है वो गति क्या है वो देख रहे हैं, प्लस जो थानों के थानेदारों के समयावधि कितनी हो गई है वो सभी देख रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग एक रूटीन प्रक्रिया है, या नियत समय पे इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। कई थाने हैं जिनके परफॉर्मेंस खराब आए हैं, उनको संभालने के लिए बोला गया है। कुछ बड़े थाने हैं उनके भी परफॉर्मेंस खराब है, कुछ ऐसे हैं रूरल एरिया के थाने जिनके परफॉर्मेंस की भी समीक्षा की गई। ये समयावधि बताना उचित नहीं है, लेकिन रूटीन में हम समीक्षा करके जैसा भी होगा इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कई थानेदारों का कार्यकाल तो 2 से 2.5 साल तक का भी बीत चुका है, लेकिन उन्हें वहां से अब तक नहीं हटाया गया। वहीं कुछ थानेदार लगातार थाना बदलने के बाद भी मौज उड़ा रहे हैं। इन सबको भी अब लाइन या छुट्टे थानों का रास्ता देखना पड़ सकता है। रायपुर से वीआईपी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में सावन का आखिरी सोमवार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शहर के हर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। वहीं कई जगहों पर भगवान भोले की विशेष पूजा भी की गई। इसी कड़ी में माना थाना परिसर में स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। पूजा कार्यक्रम में माना टीआई सहित थाना स्टाफ भी शामिल हुए। वहीं इसके बाद थाना परिसर में ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर सीएम के 2.5 साल वाले फॉर्मूले और दावेदारों की चर्चाओं के बीच पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का बयान सामने आया था। बयान में उन्होंने छत्तीसगढ़ राजनीति के सेमीफाइनल और फाइनल की बात कही थी, जिसे लेकर राजनीति अब चरम पर है और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की अंतर्कलह पर निशाना साधा है। विधानसभा अध्यक्ष महंत के इस बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इसे लेकर निशाना साधा है और कहा है कि किसके बीच फाइनल है और किसके बीच सेमीफाइनल, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय हाईकमान को बताना चाहिए, क्योंकि खींचतान साफ दिखाई दे रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि महंत का बयान कांग्रेस में फूट का नतीजा है। अभी कांग्रेस की आपस की जो राजनीति है वो बिखर गई है, बाहर आ गई है और विवाद इतना बढ़ता जा रहा है, चरम सीमा तक पहुंचा है। सेमीफाइनल और फाइनल की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि वादा किया गया था 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदलने का, मगर 2 ही लोग थे
हम जो 4 लोग उस बैठक में थे, वो 2 लोग थे, उसका क्या होगा? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये तय करना है कि एक सेमीफाइनल है कि फाइनल है, और अंतिम रूप से अनिश्चितता के बादल कांग्रेस के अंदर ही है और विभाजित दिख रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये विषय कांग्रेस के आपसी फूट का नतीजा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के इस बयान के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का पलटवार भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की फूट छुपी नहीं है। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं। 15 साल तक शासन करने के बाद भी भरपूर चेहरा न बताकर छोटा चेहरा बताते हैं। और उनके बयान के तत्काल बाद प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कहती हैं कि भाजपा का कोई चेहरा ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह अपने पार्टी की चिंता करें, कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत उन्हें नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की फूट हम लोगों के सामने है। डॉक्टर रमन सिंह जी खुद को अगले चुनाव का चेहरा और मुख्यमंत्री जी का छोटा चेहरा बताते हैं। 15 साल हुकूमत करने के बाद अपने आप को भरपूर चेहरा बता पाने में भी वो सक्षम नहीं है, छोटा चेहरा कहते हैं। और उनके स्टेटमेंट के तत्काल पश्चात उनके राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा हो नहीं सकता। तो उनकी गुटबाजी, उनके अंतर विरोध, उनके अंतर द्वंद्व, उनके आपस की लड़ाई, इस पे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी को अपना कथन कहना चाहिए। हमारे कांग्रेस की चिंता करने का काम मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ना करें तो बेहतर होगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के गृह जिले के स्कूलों का हाल बदहाल है, जिसे देखने वाले अधिकारी व जनप्रतिनिधि आंखें बंद किए हुए हैं। शायद वे भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे होंगे। सूरजपुर जिले के ओडगी ब्लॉक का प्राथमिक शाला का भवन जर्जर हो गया है। 2 दिन पहले स्कूल के कमरे का प्लास्टर भी गिर चुका है। वहीं बचे 3 कमरों की छतों में भी दरारें आ गई है। स्कूल का ऑफिस भी हाल बेहाल है। ऐसे में कभी भी ये भवन गिर सकता है। बहरहाल स्कूल में 53 बच्चे अपनी जान खतरे में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। बच्चों की जान को हर समय खतरा बना रहता है, जबकि स्कूल के प्रधान पाठक अपने अधिकारियों को कई बार इस बारे में अवगत भी कराए हैं, लेकिन वे छात्रों को इस जर्जर भवन में बिठाने के लिए मजबूर हैं। खुद उनके ऑफिस कक्ष, स्कूल कक्ष की छत भी धराशायी हो गई है। इस विषय में स्कूल शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। पिछले 2-3 वर्ष से इसका छत गिरना चालू हुआ है। इस समय कई अधिकारी भी आए, हमारे अधिकारी भी आए, सबको दिखाया कि बिल्डिंग जर्जर हो गई है और इसका छत गिर रहा है। और इस वर्ष फिर भी कार्यालय का सामने का भी पूरा छत गिरना चालू हो गया है। इसलिए सलाह भवन लगाने योग्य नहीं है, लेकिन मजबूरी की वजह से हम अपना यहाँ किसी प्रकार से देखो कि लगा रहे हैं। तो किसी कभी भी समय यहाँ हादसा होने का शंका है। इस समय बहुत दिक्कत होता है, लगता है कब गिर जाएगा, क्या होगा, लेकिन स्कूल भी लगाना हमारा मजबूरी है। इसलिए स्कूल को संचालन किसी प्रकार से कर रहे हैं। इसकी जानकारी दे दी गई है और यहाँ कई अधिकारी जांच में भी आए थे, स्कूल देखने आते हैं तो उनको भी दिखाते हैं कि हमारा शाला भवन जो है पूरा जर्जर है, यहाँ शाला भवन लगाने योग्य नहीं है। और जो जानकारी यहाँ से मांगा भी जाता है, हर जानकारी भी स्कूल को जर्जर लिख कर दिया जाता है। देखिए, स्कूलों की जो जर्जर की स्थिति है कोई एक दिन में नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा होगा। लेकिन वो जहाँ जहाँ इस प्रकार की शिकायतें जा रही हैं उनको मरम्मत का, अतिरिक्त कमरे का, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पढ़ाई में निरंतर बनी रहे। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी विद्युत संविदा कर्मचारी रायपुर के बूढ़ा तालाब में पिछले 1 सप्ताह से धरना दे रहे हैं। सभी कर्मचारियों की मांग है कि सरकार सभी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करे। अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर के विद्युत के संविदा कर्मचारी राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में धरना दे रहे हैं। उनसे ही बात करेंगे, क्या कुछ आपकी मांग है, क्या कुछ मांगों का? सर, मेरा लड़का पेंड्रा में शहरी टाउन में संविदा में काम कर रहा था, करंट में चिपक के ख़त्म हो गया। अभी तक 6/5/2020 की घटना है। अभी तक के सरकार और प्रबंधन से मेरे को कुछ भी क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिया गया है। मैं शासन और प्रबंधन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे परिवार में एक ही लड़का मेरा था और कोई सहारा नहीं है।
मेरे घर में 3 लड़की है, बड़ी लड़की की शादी हो गई है, 2 लड़की घर में है। कम से कम मेरे परिवार से एक लड़की को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए और मेरे को उचित सहायता राशि दिया जाए ताकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके, मैं बढ़िया से जीवन यापन कर सकूं। और जो मांग है हम लोग को तीन मांग है, 3 मांग को उनको पूरा किया जाए। 7वां दिन है, सरकार कोई सूद लेने नहीं आ रही है। अगर इसी तरह हमारा हाल रहा तो आप हमारी भीड़ एक बार कैमरा दिखा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे संविदा भाइयों में कितना अब जोश से भरा हुआ है, जो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आगे जो भी गलत कुछ कदम उठाने के लिए हम लोग मजबूर होंगे तो उसका सीधा जवाबदारी प्रबंधन और सरकार की होगी। अतः इससे मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग को नियमित किया जाए और जो शहीद दिवंगत परिवार हैं उनको जल्द से जल्द अनुकंपा नौकरी दिया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। तो संविदा के कर्मचारी हैं, उन लोगों की एक ही मांग है कि जो लोग हैं उन लोगों को संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण साफ तौर पर करना चाहिए। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर कब तक निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन टाकेश्वर साहू के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज, रायपुर। बारिश का ये मौसम किसानों के लिए वरदान होता है। सावन भादों का महीना ही किसानों के लिए खेती का मुख्य महीना है, मगर ऐसे वक्त में गरियाबंद विकास खंड के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं गरियाबंद जिले के जिम्मेदार अधिकारी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने का दावा कर रहे हैं। गरियाबंद जिले के आसपास के बरूला लेम्स, धवलपुर लेम्स, पीपर छेड़ी लेम्स, आमदी लेम्स में खाद के लिए रोजाना दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान चक्कर काट रहे हैं, पर खाद उन्हें नहीं मिल पा रही है। खाद की समस्या तो है अपने क्षेत्र में, और सबसे परेशानी ये है किसान को 15 जून के पहले शासकीय नियम के अनुसार खाद और बीज मिल जाना चाहिए। बाकी अभी तक ये मानकर चलो 1 रुपया में 25 पैसा किसान को ही खाद बीज उपलब्ध हो पाया है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। इस बैठक में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी सहित प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में कई अहम रणनीतियों पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद हमारे संवाददाता से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खास बातचीत की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, जिसके बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सामने आए। किस तरह की बैठक थी, क्या कुछ जानकारियाँ बताएं? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, के लक्ष्मण जी, पिछड़ा वर्ग के। हमने ये बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे पिछड़ा वर्ग के लिए न केवल नीतिगत फैसले 27% आरक्षण का निर्णय लिया, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्रियों की स्थिति आप देखें 33% ओबीसी के हमारे मंत्री हैं, 27 से ज़्यादा मंत्रियों को लिया गया है। और जो योजनाएं बन रही हैं वो गांव, गरीब और किसान के लिए है। ओबीसी वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं, 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए योजना। और जिस प्रकार 1,40,000 करोड़ किसान सम्मान निधि में राशि देकर किसान का सम्मान बढ़ाया है, किसानों के लिए केसीसी के माध्यम से पूरे देश के किसानों में समृद्धि आई है। तो ये बड़ी योजना है की शुरुआत उन्होंने की। काफी अहम रणनीतियों पर भी चर्चा हुई है। हाँ, दिन भर बैठ के चर्चा हुई। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने बैठक के बाद तमाम चर्चाएं की है। जैसे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो नया कानून लाया गया ओबीसी वर्ग को लेकर, तमाम तरह की चर्चाएं इस बैठक में की जा रही है। वहीं अन्य अहम रणनीतियों पर भी आज इस बैठक में चर्चा की जा रही है। वीआईपी न्यूज के लिए होरी साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज।